हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 13 होगा और यहाँ पर हम लैंग्वेज 2 के लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट सिलेबस के आधार पर हैं और ये आपको हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन को जानने में। तो इस सेशन को बिल्कुल भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। पूरे 30 क्वेश्चन का ये पूरा जो प्रैक्टिस सेट है इसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। और अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं नोट्स एंड पीडीएफ शेयर करती हूँ। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़िए ग्रुप से। एंड अगर आपको अदर वीडियोस देखनी है इंग्लिश की, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है अभी तक। तो अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी लिंक जो है वो प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपने सेशन को फाइनली शुरू करते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और हम ट्राई करेंगे कि कम समय में हम लोग क्वेश्चंस को कर लें, ठीक है, फटाफट से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अपने पहला प्रश्न आता है, करेक्ट राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट इज। आपसे क्या पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, स्पेंसरियन सोनेट की सही राइम स्कीम क्या है वो पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, फटाफट से इसको 2 मिनट सोचना इसको कि क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। ए बी ये आपका 1 क्वार्टरेन है, उसके बाद बी सी ये आपका सेकेंड क्वार्टरेन है, उसके बाद सी डी ये थर्ड है, एंड ई ये हमारा क्या होता है, कपलेट होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका स्पेंसरियन सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो होती है। और इसमें भी आपके कितने क्वार्टरेन है, 3 क्वार्टरेन एंड अ कपलेट, 1 कपलेट होता है। तो आपको याद रखना है कि जो स्पेंसरियन सोनेट है उसमें भी आपके 3 क्वार्टरेन एंड 1 कपलेट है। इसके अलावा जो आप ये बी वाला ऑप्शन देख रहे हो ये कौन सा है, ये इंग्लिश सोनेट है, ठीक है, यानी कि जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। तो इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम भी सेम होती है, इसमें भी 3 क्वार्टरेन एंड 1 कुपलेट होता है। तो आपको देखो थोड़ा सा राइम स्कीम का फर्क है, आपको ये दोनों याद रखने हैं कि किसका कौन सा है। उसके बाद जो सी वाला ऑप्शन आप देख रहे हो ये किसका है, ए फर्स्ट आपका ये हो गया 1 आपका क्वार्टरेन, उसके बाद ए, ठीक है, ए बी बी ए आपका 2 क्वार्टरेन हुआ। उसके बाद सी डी ई ये जो है आपका क्या है, ये आपका सेस्टेट है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है ऑक्टेव, ठीक है। तो ऑक्टेव की 8 लाइनें, सेस्टेट की 6 लाइनें, ये है इटालियन सोनेट, ठीक है। क्या है ये, इटालियन सोनेट है। तो ये थर्ड वाला किसका था, और इटालियन सोनेट की राइम स्कीम थी जिसमें आपके ऑक्टेव एंड सेस्टेट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और इटालियन को हम पेट्रार्कन भी कहते हैं। और जो लास्ट वाला आप देख रहे हो ये है हमारा कर्टल सोनेट, ठीक है। कर्टल सोनेट जिसमें आपके 11 लाइंस होती है, यानी कि जिसको हम 10.5 लाइन भी कह सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हाफ लाइन क्या मानी जाएगी, आपकी 10.5 लाइन, ठीक है। तो ये कर्टल सोनेट की राइम स्कीम है डी वाली। तो चारों की राइम स्कीम मैंने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट वाला कौन सा है, स्पेंसरियन सोनेट, सेकेंड वाला जो है वो इंग्लिश सोनेट है, थर्ड वन जो है वो इटालियन है, और जो फोर्थ वाला है वो कौन सा है, कर्टल सोनेट की राइम स्कीम होती है। तो आपको सबकी राइम स्कीम बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो ए हो जाएगा राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 2 है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायलॉग एंड मोनोलॉग। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया है, ड्रामा से, और आपको बताना है कि डायलॉग में और मोनोलॉग में क्या एक बेसिकली डिफरेंस होता है, ओके। तो फटाफट से ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है, डायलॉग इज कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर कैरेक्टर्स, इन अ मोनोलॉग 1 कैरेक्टर स्पीक्स अलोन। तो ये जो बात है फर्स्ट वाली ये हमें कहीं ना कहीं ठीक लग रही है। आगे देखते हैं, मोनोलॉग इज कन्वर्सेशन बिटवीन 2 कैरेक्टर्स, डायलॉग इज कन्वर्सेशन बिटवीन 3 और मोर कैरेक्टर्स। तो ये गलत है, ठीक है। जो भी मोनोलॉग है वो एक सिंगल कैरेक्टर बोलता है वहां पे भी, ठीक है, चाहे वो soliloquy हो चाहे वो मोनोलॉग है, दोनों में एक इंडिविजुअल कैरेक्टर वहां पे उसको बोल रहा है, अपने थॉट्स को वहां पे वो जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा राइट वाला, ठीक है। सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, डायलॉग इज कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर कैरेक्टर्स, मोनोलॉग अपीयर इन ओनली नॉवेल्स। तो ये गलत है कि मोनोलॉग केवल नॉवेल्स में होता है।
क्योंकि मोनोलॉग जो है वो ड्रामा का ही एक जो है पार्ट है बेसिकली, ठीक है, जहाँ पे कैरेक्टर स्पीच दे रहा है इंडिविजुअली, वो वहाँ पे अपने जो भी उसके जो थॉट्स हैं वो उसको व्यक्त कर रहा है, एक लॉन्ग स्पीच होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। डायलॉग इज कन्वर्सेशन बिटवीन ओनली टू कैरेक्टर, ये गलत है कि केवल दो ही कैरेक्टर बोलेंगे, ये बात भी गलत है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है somebody talking to himself or herself to reveal their thoughts or feelings is a। अब आपको बताना है कि ये क्या है, soliloquy है, मोनोलॉग है, स्पीच है या डायलॉग है। somebody talking to himself or herself to reveal their thoughts or feelings, जहाँ पे एक पर्सन जो है खुद से बात कर रहा है, अपनी जो इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं या जो थॉट्स हैं उनको वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना चाहता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, soliloquy का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। soliloquy क्या है, जहाँ पे एक soliloquy जो वर्ड है वो खुद आपका लैटिन वर्ड सोलो से आया है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे सोलो जुड़ा हुआ है, सोलो का मतलब ही होता है कि टू वन सेल्फ, ठीक है, खुद से ही बात कर रहा है, अपने इनर फीलिंग को वो व्यक्त कर रहा है, तो वो आपका soliloquy हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिजी। एलिजी का कौन सा इसमें से एक टाइप नहीं है। फर्स्ट है पैस्ट्रल एलिजी, सेकंड है मिल्टॉनिक, थर्ड है पर्सनल एंड फोर्थ वन इज इम्पर्सनल। तो एलिजी के टाइप में जो नहीं आता है, नॉट वाला हमें बताना है। तो याद रखना कि एलिजी में आपका पैस्ट्रल एलिजी होती है, जहाँ पे शेपर्ड की लाइफ को और उसको दिखाया जाता है, ठीक है, एंड पर्सनल भी होती है, इम्पर्सनल टाइप की भी होती है, लेकिन मिल्टॉनिक एलिजी नहीं होती। मिल्टॉनिक हमारा बेसिकली सोनेट का टाइप होता है, ठीक है, मिल्टॉनिक जो है वो सोनेट के टाइप में आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द एडवांटेज ऑफ CLT। इसमें से कौन सा CLT का एडवांटेज नहीं है, आपको क्या बताना है जो इनकरेक्ट है, ओके। फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी मोर मोटिवेटेड बाय लर्निंग टू कम्युनिकेट, तो ये बिल्कुल ठीक है कि बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे, कोई गलत बात तो है नहीं है, ठीक है। अगला है देयर इज एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर, क्या स्टूडेंट और टीचर के बीच में कोई इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ओके। अगला है इट इज ग्रेट फॉर इंटरमीडिएट और एंड एडवांस्ड लर्नर्स बट फॉर बिगिनर्स सम कंट्रोल्ड प्रैक्टिस इज नीडेड। यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में कहा गया कि ये जो CLT है ये इंटरमीडिएट और जो एडवांस लेवल के लर्नर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, और जो बिगिनर्स में जो छोटे लर्नर्स होते हैं, जो बिगिनिंग में होते हैं, उनको हमें कंट्रोल प्रैक्टिस करवाया जाना चाहिए, तो ये गलत है। कभी भी CLT में हम कंट्रोल प्रैक्टिस पे, ड्रिल पे और बिल्कुल हम रिपीटिशन पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो है वो कोई इसका एडवांटेज नहीं है, ओके। तो यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर, और डी वाला बिल्कुल ठीक है कि बच्चे इफेक्टिवली क्या करते हैं, कम्युनिकेट करना लर्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अब आपको बताना है कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी का क्या इसमें से पार्ट नहीं होगा। पहले भी आपका यहाँ से प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, तो याद रखना, इसको डेल हाइमस लेके आए थे। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी का कंसेप्ट ही डेल हाइमस ने दिया, और इसी के आधार पे जो है CLT आया। तो यहाँ बताना है कि क्या इसका पार्ट नहीं है, फटाफट से इसको सोचिएगा। डिस्कोर्स होगा, कोऑपरेटिव होगा, प्रैग्मेटिक होगा या स्ट्रैटेजिक होगा। तो यहाँ पर जो नहीं है वो क्या होगा, कोऑपरेटिव हमारा कोई भी कॉम्पिटेंसी का पार्ट नहीं होता है। जब हम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं तो इसमें हमारे कुछ एस्पेक्ट होते हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले होता है हमारा लिंग्विस्टिक, ठीक है, लिंग्विस्टिक आता है इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर जो बाकी दिए हुए हैं, स्ट्रैटेजिक हो गया, ठीक है। स्ट्रैटेजिक का मतलब है कि आप कैसे जो वहाँ पे ब्रेकडाउन्स हैं या जो भी प्रॉब्लम है आप उसको कैसे दूर कर रहे हो वाइल कम्युनिकेटिंग या वाइल स्पीकिंग, ठीक है। एंड उसके बाद आपका डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स का मतलब होता है कि आप कितना लॉजिकल कोई चीज़ को बोल रहे हैं, या आप कितना लॉजिकली उस चीज़ को आप टेक्स्ट में लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या
प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डिस्कोर्स हो जाता है। और जब हम प्रैग्मेटिक की बात करते हैं तो प्रैग्मेटिक हमारा किससे रिलेटेड है, आपके सोशियो कल्चरल से, यानी कि जो सोशियो कल्चरल या सोशियो लिंग्विस्टिक जिसे हम कहते हैं, तो सोशियो लिंग्विस्टिक का पार्ट है प्रैग्मेटिक, जहाँ पे हम फोकस करते हैं कि आप एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में भाषा को किस प्रकार से इंटरेक्शन के द्वारा आप उसको यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी के सारे जो एस्पेक्ट हैं वो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, लिंग्विस्टिक, स्ट्रैटेजिक, डिस्कोर्स एंड प्रैग्मेटिक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट आता है वन ऑफ CLT कैरेक्टरिस्टिक्स इज, आपको बताना है CLT की विशेषता कौन सी इसमें से है, ठीक है। फर्स्ट है इट इज फोकस्ड ऑन करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, क्या ये फोकस करता है करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे, तो कभी भी हमने स्ट्रक्चर्स की बात नहीं की है, तो यहाँ हम स्ट्रक्चर्स के साथ नहीं जाएंगे। जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे या ड्रिल की बात करेंगे या रिपीटिशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे CLT के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। अगला है इट डजंट अलाउ इंटरैक्शन, क्या ये इंटरैक्शन को अलाउ नहीं करता, ये भी गलत है। हमें क्या बताना है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो विशेषता है, ठीक है, तो विशेषता इसकी क्या हो जाएगी। थर्ड है कि द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स इट्स फंक्शन एंड कम्युनिकेटिव यूजेस, क्या जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है क्या वो रिफ्लेक्ट करता है फंक्शनल और कम्युनिकेटिव यूजेस की तरफ, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि CLT के अंदर हम फंक्शनल तरीके से सिखाते हैं बच्चों को, हम कम्युनिकेटिव तरीके से सिखाते हैं एंड उसके साथ साथ हम यूज पे फोकस भी करते हैं, ठीक है, तो C इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट है कि विच प्रिंसिपल एम्फसाइज लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन टीचिंग, आपको बताना है कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कि बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन एंड सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ ओरल या फिर प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच या प्रिंसिपल ऑफ ओरल जो एक मेथड है वो एम्फसाइज करता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे। जब हम इस वाले ओरल की बात करते हैं तो ये हमारे लिसनिंग स्किल से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है, एंड जब हम इस वाले की बात करते हैं तो ये हमारे स्पीकिंग से रिलेटेड हो जाता है। तो इसमें बेसिकली यही कहा जाता है कि आप ओरल वे से सिखाएंगे, आप ओरली उनको ज्यादा आप प्रैक्टिस कराएंगे, सुनने के मौके देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे C हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कम्स फर्स्ट इन सीक्वेंस ऑफ अप्लाइंग रेमेडियल टीचिंग, आपको बताना है कि व्हाट कम्स फर्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ अप्लाइंग रेमेडियल टीचिंग, जब आप रेमेडियल टीचिंग को अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट सीक्वेंस क्या आना चाहिए। फर्स्ट है टीचिंग फंडामेंटल कंसेप्ट्स, सेकंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, थर्ड एरर एनालिसिस या फिर मास्टरी लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स। सो राइट आंसर इसका फटाफट से सोचना क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो जब भी हम रेमेडी की बात करते हैं तो रेमेडी जब हम कर रहे हैं, यानी कि जब आप रेमेडियल टीचिंग को आप जब स्टार्ट कर रहे हो इंस्ट्रक्शन को, तो उससे पहले क्या जरूरी है, एरर एनालिसिस करना जरूरी है। जब तक आपने एरर को एनालिसिस नहीं किया, जब तक आपने उसको डायग्नोस नहीं किया, तब तक हम रेमेडी नहीं कर सकते। तो सीक्वेंस जब हम देखते हैं तो वहां पे एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद हम रेमेडी देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे C इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following statements are true regarding multilingualism, अब आपको बताना है कि जो रोल ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म होता है उसका क्या रोल है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। तो हम फटाफट से स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी अ हिंड्रेंस, पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक जो है बाधा हो सकता है किसी के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं कभी पढ़ा, ना हमने कभी डिस्कस किया कि एक बाधा है, हिंड्रेंस है, कभी भी मल्टीलिंगुअलिज्म हिंड्रेंस नहीं होता है, तो A वाला तो नहीं होगा। तो देख लेते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो ये दो हमारे डिलीट हो चुके हैं, अब बचे हमारे दो ऑप्शंस। थर्ड देखते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म मेक्स अ पर्सन मोर टॉलरेंट, क्या पर्सन टॉलरेंट होता है, बिल्कुल ठीक है। फोर वाला है, द प्रिविलेंस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया हैज स्टंटेड इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पे देखो ये कहा गया कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है
उसमें मल्टीलिंगुअलिज्म ने क्या किया है, उसको स्टंट किया है। स्टंटेड का मतलब होता है समस्या हो जाना या बाधा हो जाना, ठीक है। तो इसका मतलब भी जो है थोड़ा नेगेटिव है, तो हम 4 वाले के साथ नहीं जाएंगे। तो राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा। सेकंड एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन 11 आता है, इन डिजाइनिंग अ रेमिडियल प्रोग्राम इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द स्टूडेंट कंसिडरेशन। अब आपको बताना है, देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब आप रेमिडियल प्रोग्राम को डिजाइन करने जा रहे हैं व्हाइल टीचिंग इंग्लिश, वहां पर आप एक स्टूडेंट के कंसिडरेशन में क्या चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट से रिलेटेड आपसे पूछा गया है क्या जरूरी है। फर्स्ट है लर्निंग स्टाइल्स, सेकंड है बैकग्राउंड नॉलेज, थर्ड है लाइक्स एंड डिसलाइक्स, या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो देखो यहाँ पे जब भी हम रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ जरूरी नहीं है कि आप उसके सोशियो बैकग्राउंड को देखेंगे जाके कि वो कहाँ से आया है, कहाँ उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, और ना हम उसकी पसंद नापसंद देखेंगे कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे उसके लर्निंग स्टाइल को, क्या वो किस तरीके से सीखता है, क्या वो ऑडियो तरीके से सीखता है, क्या वो विजुअल से सीखता है, क्या वो कंक्रीट से सीखता है, या वो ग्राफिकली देख के सीखता है। तो हम उसके स्टाइल को पता करेंगे, ठीक है, कि आप उसको कैसे सिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच वर्ड डजंट हैव साउंड। अब आपको बताना है कि ये जो साउंड है ये किस वर्ड में नहीं है। ये साउंड बताना है किस में नहीं है, नॉट वाला। ओके, तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका प्लेजर, सेकंड है यूजुअली, थर्ड है पैशन, एंड फोर वन इज डिसीजन। तो आई होप कि आपने इसको अभी तक देख लिया होगा कि क्या होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका श ज की ध्वनि वाला आता है, ठीक है, ज वाला ही है, श ज। जैसे हम बोलते हैं प्लेजर, ज जर, ठीक है, प्लेजर। या मैं बोलूँ यहाँ पे डिसीजन, डिसीजन, तो इसमें भी आता है, ठीक है, जेड ये वाला। और यूजुअली, यूजुअली है ना, तो इसमें भी आता है, लेकिन पैशन में नहीं आता। ठीक है, पैशन में आपका क्या बनेगा, पै 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 की ध्वनि आ रही है तो ये वाला आपका बनेगा ऐसे। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये वाला ए के लिए होता है। और श श श, तो श हो गया ये वाला स्लैश वाला, और इस तरीके से होता है। ठीक है, ये पैशन, तो यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट डिप्थोंग फॉर द वर्ड गेट। अब गेट जो वर्ड है इसमें आपको बताना है कि कौन सा डिप्थोंग होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, और बताना है कि गेट में कौन सा सिंबल आएगा जब हम गेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, सीधा राइट आंसर पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका हिंदी बताऊं, अगर इसका हिंदी बताएं तो इसका क्या होता है, आ और ये आय, ओय, ओय वाला होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं बॉय या मैं बोलूं टॉय, तो गेट तो हुआ नहीं। ठीक है, उसके बाद ए और ये जो छोटा ऊ है, ये छोटा ऊ है ये वाला, तो ये होता है आ और ऊ, आउ। ठीक है, आउ हो गया। जैसे कि मैं बोलूं हाउ, नाउ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये ई, और इस तरीके से जो उल्टा है ये होता है आपका ई, जो है वो ए के लिए होता है, और ये अ हो जाएगा। ठीक है, ए, एयर, जैसे चेयर। ठीक है, पेयर, इस तरीके से हो गया। और फोर वाला क्या बचा, ए और ई, ये ए के लिए होता है ई वाला, और ये आई किसके लिए होता है, छोटी की मात्रा के लिए होता है। ठीक है, तो ए ही बन गया, डिप्थोंग बन गया ए। ए में आपका क्या बन जाएगा, जैसे मैं बोलूं ट्रे, ठीक है, ट्रे, या मैं बोलूं प्रे, तो कहीं ना कहीं ये ध्वनि आ रही है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं गेट, गेट, तो गेट में भी आपका यही आएगा। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि टू लेटर्स ब्लेंड टुगेदर टू मेक वन वॉवल साउंड। आपको बताना है कि टू लेटर्स ब्लेंड टुगेदर टू मेक वन वॉवल साउंड क्या होगा, वॉवल होगा, वॉवल पेयर्स होगा, डिप्थोंग होगा, या मोनोफथोंग होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, क्या कहा गया कि दो जब लेटर को ब्लेंड किया जाता है, एक साथ मिलाया जाता है, तो एक वॉवल साउंड वहां पे हमारा जनरेट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बना यहाँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। डिप्थोंग की बात यहाँ की जा रही है। डिप्थोंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वॉवल। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वॉवल, जब आपके दो प्योर वॉवल है या मोनोफथोंग है,
उनके कॉम्बिनेशन को डिप्थोंग कहा जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपका जो है एक प्रकार से ई और आई वाला हम देख लेते हैं, ई और आई, ठीक है। तो ई आपका हो गया एक, ए के लिए, और ये आपका ई के लिए, ए बन गया। जैसे आपका बन गया प्रे, तो दो आपके प्योर वॉवल थे, उससे एक साउंड हमारा बनता है, उसे हम डिप्थोंग कहते हैं। डिप्थोंग की संख्या 8 है इंग्लिश में। मोनोफ्थोंग को हम क्या क्या कहते हैं भाई, याद रखना, प्योर वॉवल कहते हैं। मोनोफ्थोंग को हम सिंगल वॉवल साउंड भी कहते हैं, 12 है मोनोफ्थोंग की संख्या। डिप्थोंग को हम ग्लाइड भी कहते हैं, ग्लाइड वॉवल्स, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वर्ड हैज द डिप्थोंग। अब आपको बताना है ये जो सिंबल है ये कौन से वर्ड में होगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट से देखेंगे। फर्स्ट है आपका कप, तो जब हम कप बोलते हैं कप, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन कुछ इस प्रकार से होता है ये, ठीक है, कप ये होता है, ठीक है। तो इसमें ये तो है नहीं, ओके, फर्स्ट वाला नहीं होगा। सेकेंड है टेक, टेक, तो टेक में ई और आई की कहीं ना कहीं ध्वनि आ रही है, ठीक है, टेक, ई और आई। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था ई और आई, ए की ध्वनि आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला टेक, टेक, तो ए की ध्वनि आ रही है, ओके, तो ये भी नहीं हुआ। थर्ड है पेरेंट्स, एंड फोर्थ वन इज प्ले, प्ले, तो टेक एंड प्ले, टेक और प्ले दोनों का जो साउंड है वो सेम होगा, ठीक है, ये भी होगा। तो यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पेरेंट्स में आपका जो है ये ई और ऐसे करके ये वाला आता है, ठीक है, उल्टा ई और ऐसे करके, ओके, जिसे हम ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ए, जैसे पेरेंट्स, तो पेरेंट्स में आपका जो है ये वाला सिंबल आएगा, ओके। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चंस आते हैं पैसेज रिलेटेड, तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस पहले देखते हैं कि क्या पूछा गया है, उसके बाद हम पैसेज के अकॉर्डिंग इसको करने की कोशिश करेंगे, ओके। चलिए, फर्स्ट है वी शुड बी सिलेक्टिव बिकॉज। अब यहाँ पूछा गया कि वी शुड बी सिलेक्टिव बिकॉज, first है there is a great number of books available to us, second there is scarcity of books, there are only bad books in the market, या फिर none of the above। तो देखो, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज का पढ़ा, अभी हमने पैसेज नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको भी आइडिया लग गया होगा कि कहीं ना कहीं बुक्स की बात इस पैसेज में की गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वी शुड अवॉइड दोज बुक्स विच, हमें किस प्रकार की किताबों को अवॉइड करना चाहिए, विच कॉस्ट हाई प्राइस, विच कम इन पेपर बैक, विच करप्ट आर लाइफ बाय सजेस्टिंग इविल्स, या फिर कम इन मोर देन वन वॉल्यूम। तो इसको हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं एक बार। उसके बाद हमसे पूछा गया है इडियम का मतलब जो कि पैसेज में यूज किया गया है, ओके। उसके बाद हमसे जो है एक प्रकार से कंजंक्शन पूछा गया है देयरफॉर का, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है वी शुड बी सिलेक्टिव, हमें सिलेक्टिव होना चाहिए, क्यों, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा, इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि वी शुड बी सिलेक्टिव बिकॉज देयर इज अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल टू अस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस पैसेज में कहा गया है कि आवर एंसेस्टर्स हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन गेटिंग बुक्स, नाउ आवर डिफिकल्टी इज व्हाट टू रीड, देयर आर बुक्स एंड बुक्स बट आवर आवर्स ऑफ रीडिंग आर वेरी फ्यू। यहाँ कहा गया कि भाई यहाँ पे हमें बहुत डिफिकल्टी हो जाती है व्हाट टू रीड, हम क्या पढ़ें, बिकॉज देयर आर बुक्स एंड बुक्स, ठीक है, लेकिन जो हमारे पढ़ने के जो आवर्स हैं वो बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि हमें सिलेक्टिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं हमारे आसपास, तो हमें कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, सिलेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ बोला गया कि देयरफॉर चॉइस बिकम्स एसेंशियल, इसीलिए चॉइस जो है वो एसेंशियल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस की बात की गई है कि चॉइस जरूरी हो जाती है किताबों में, क्यों, क्योंकि देयर आर बुक्स एंड बुक्स, देयर आर बुक्स एंड बुक्स अवेलेबल टू अस, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से इस पैसेज को पढ़ सकते हैं गाइस, मैं थोड़ा सा फास्ट करा रही हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया वी शुड अवॉइड दोज बुक्स विच, हमें किस प्रकार की किताबों को अवॉइड करना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ देखो, अगली लाइन में कहा गया है कि वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी रीड,
देयर आर बुक्स विच पॉइजन आर लाइफ बाय सजेस्टिंग इविल्स। देखो साफ साफ इस पैसेज में कहा गया है कि देयर आर बुक्स विच पॉइजन आर लाइफ बाय सजेस्टिंग इविल्स, वी शुड कीप देम एट आर्म्स लेंथ। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि भाई ऐसी किताबों से हमें दूरी बना लेनी चाहिए, और यहाँ पे पूछा ये गया है कि हमें किस प्रकार की किताबों को, किसको हमें अवॉइड करना चाहिए। यानी कि राइट आंसर क्या बना कि बुक्स विच करप्ट आवर लाइव्स बाय सजेस्टिंग इविल्स। तो यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, अगला देखते हैं। अगला है कि यहाँ पर एक इडियम का यूज किया गया कि वी शुड कीप देम एट आर्म्स लेंथ। इस इडियम का क्या मतलब है? इस पैसेज में एक इडियम आया है, यहाँ पे है कि वी शुड कीप देम एट आर्म्स लेंथ। तो यहाँ पे इस आर्म्स लेंथ का, एट आर्म्स लेंथ का क्या मतलब है? तो देखो यहाँ राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे राइट आंसर जो इस प्रश्न के लिए बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा टू कीप अवे। ठीक है, टू कीप अवे यानी हटाना। ठीक है, आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कि भाई आप किसी प्रकार से उस चीज को हटा रहे हैं, बिल्कुल आप दूर भगा रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे बी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 कहता है इन द अबव पैराग्राफ देयरफॉर इंडिकेट्स। यहाँ पे एक कंजंक्शन का यूज इधर किया गया है पैसेज के अंदर, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इस देयरफॉर को किस सेंस में यूज किया गया है। तो देखो यहाँ पे एक बार इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आवर एंसेस्टर्स हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन गेटिंग बुक्स, नाउ आवर डिफिकल्टी is what to read. There are books and books, but our hours of reading are very few. अब देखो यहाँ पे कुछ कहा गया, ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया, therefore choice becomes essential। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कुछ पहले डिस्कस किया, आपने कुछ यहाँ पे बताया कि भाई हमारे जो एंसेस्टर, जो पूर्वज होते थे, उनको बहुत डिफिकल्टी होती थी बुक्स को पढ़ने में, है ना। तो यहाँ पे वो आपने कुछ कहा और अब आप therefore का यूज कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि therefore choice becomes essential। इसीलिए चॉइस जो है जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास समय कम है बुक्स को पढ़ने के लिए और बुक्स बहुत सारे हैं। यानी कि therefore का यूज यहाँ पे किस सेंस में किया गया है, आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। कंडीशन दिखाया गया है, रिजल्ट दिखाया गया है, सीक्वेंस या एडिशन। तो क्या दिखाया गया है, कहीं ना कहीं therefore का यूज लॉजिकल एक कंक्लूजन को दिखाने में या फिर एक रिजल्ट को दिखाने में किया गया है। यानी कि therefore का यूज हम क्यों कर रहे हैं, लॉजिकल किसी चीज का रिजल्ट दिखाने में, या आपने कोई कंक्लूजन किया, ठीक है, कंक्लूजन किया है, कंक्लूजन को दिखाने में हम therefore का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है फैलेसी से, आपको सही फैलेसी यहाँ पे पहचाननी है। क्या है कि डजन ऑफ पुअर फैमिलीज कम टू माई ग्रैंडफादर फॉर फाइनेंशियल हेल्प, ऑल पुअर पीपल डिपेंड ऑन अदर पीपल फॉर देयर लिविंग। अब यहाँ कौन सी फैलेसी है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना। हेस्टी जनरलाइजेशन है, इक्विवोकेशन है, फॉल्स एनालॉजी है, या कंपोजिशन है। तो यहाँ क्या कहा गया कि डजन ऑफ पुअर फैमिलीज कम टू माई ग्रैंडफादर फॉर फाइनेंशियल हेल्प। यानी कि जितने भी बहुत सारे जो पुअर परिवार, जो गरीब परिवार थे, वो मेरे दादाजी के पास एक प्रकार से फाइनेंशियल हेल्प के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि ऑल पुअर पीपल डिपेंड ऑन अदर पीपल। तो यहाँ क्या आपने किया, एक आपने ना जनरलाइज कर दिया, एक एग्जाम्पल के आधार पे आपने, इनसफिशिएंट आपके पास एग्जाम्पल था, उसके आधार पे आपने कोई चीज़ को जनरलाइज करते कि जितने भी गरीब लोग हैं या नीडी पीपल हैं, उनको दूसरों की ज़रूरत होती ही होती है उनके लिविंग के लिए। तो यहाँ पे क्या है फैलेसी, हेस्टी जनरलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन पोइट्री। ठीक है, कुछ आपके यहाँ पे पोइट्री दी हुई है और इसके बेस्ड पे हम कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट है द माउंटेन हैड डैश फॉर द स्क्वायरल। माउंटेन हैड डैश फॉर द स्क्वायरल, रिस्पेक्ट, लव, इल फीलिंग या फिर फॉन्डनेस। तो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चंस को फटाफट से पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन पढ़ना ना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पहले ही क्वेश्चन थोड़े बहुत सारे एक बार से आप फटाफट से ना पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पोएम किस चीज के बारे में है। ठीक है, अगला देखते हैं। देयर वॉज डैश बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल।
क्या था उनके बीच। अब देखो आपको समझ आ रहा होगा बिना पढ़े कि कहीं ना कहीं माउंटेन और स्क्वायरल की बात पोयम में कहीं ना कहीं की गई है। अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन हमें आइडिया लग चुका है, ठीक है। तो क्या था उनके बीच, टेंशन था, इनडिफरेंस था, लाइकिंग था या वार्म था। तो आगे इसको हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, हियर द वर्ड यू रेफर्स टू। यहाँ पे कहा गया कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग। यहाँ पे यू जो है वो किसके लिए उपयोग किया गया है, स्क्वायरल के लिए, माउंटेन, स्पेयर या ईयर। तो देखते हैं क्या होना चाहिए। उसके बाद राइम स्कीम पूछी गई है और फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है, तो ये हम बाद में करेंगे। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द माउंटेन हैड डैश फॉर द स्क्वायरल। अब यहाँ पे देखो क्या है, पोएम पे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल। जो माउंटेन था पहाड़ और जो स्क्वायरल गिलहरी थी उनके बीच एक झगड़ा हुआ, हैड अ क्वेरल मीन झगड़ा। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। बर्न रिप्लाइड यू आर डाउटलेस वेरी बिग। अब देखो यहाँ पे बर्न किसके लिए यूज किया गया है, गिलहरी के लिए किया गया है, ठीक है। बर्न किसके लिए यूज किया गया है, स्क्वायरल के लिए किया गया है। तो यहाँ पे जो स्क्वायरल है उसने रिप्लाई किया माउंटेन को, क्या, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। यानी कि हमें पता लग गया कि यहाँ पे ये बात किसने की है, ये बात स्क्वायरल ने माउंटेन को बोली है, ठीक है। माउंटेन को बोली तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और लिटिल प्रिग किसने बोला है, लिटिल प्रिग का मतलब होता है कि तुच्छ प्राणी बोलना, वो छोटा बोलना। तो माउंटेन ने ना स्क्वायरल को क्या बोला, छोटा प्राणी बोला, ठीक है। तुम तो भाई बहुत छोटे से हो और ऐसे मतलब लिटिल हो, ठीक है। उसके बाद बन उसको रिप्लाई करती है गिलहरी कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर to make up a ear and a spear, and I think it no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you, you are not so small as I. यहाँ पे क्या बोला गया कि if I am not so large as you, यहाँ स्क्वायरल कह रही है माउंटेन को कि मैं तुम्हारी तरह लार्ज नहीं हूँ, बड़ी नहीं हूँ, लेकिन तुम भी मेरी तरह छोटे नहीं हो। and not half so stray, I will not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you track a nut. तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया, माउंटेन और स्क्वायरल में एक प्रकार का झगड़ा हुआ और वहां पे स्क्वायरल कहती है कि अगर तुम बड़े नहीं हो, अगर मैं तुम्हारे जैसी बड़ी नहीं हूँ, पहाड़ की जैसी मेरे अंदर क्षमता नहीं है, तो तुम्हारे अंदर भी मेरी क्वालिटीज नहीं है। इस पोएम में ये कहा गया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे द माउंटेन हैड डैश फॉर क्वेरल, क्या था स्क्वायरल के लिए, क्या था, रिस्पेक्ट, लव, इल फीलिंग या फॉन्डनेस। तो देखो लव रिस्पेक्ट तो नहीं है, यहाँ पे इल फीलिंग थी। जो माउंटेन था पहाड़, उसको इल फीलिंग थी। यहाँ पे उसने उसको लिटिल प्रिग बोला, ठीक है। और लिटिल प्रिग का मतलब ही होता है जो इंसान थोड़ा घमंडी हो या एक प्रकार से ना जो एटीट्यूड हो, जिसमें अनोइंग हो, उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे उसको क्या था, इल फीलिंग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर वॉज डैश बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। क्या था उनके बीच, टेंशन, इनडिफरेंस, लाइकिंग या वार्मथ। तो दोनों के बीच क्या था, पोएम से हमें क्या समझ आया कि दोनों के बीच एक प्रकार से इनडिफरेंस था, ठीक है। क्या था उनके बीच, इनडिफरेंस था। यहाँ पे इनडिफरेंस का मतलब ये कहा गया है कि यहाँ पे ना ही माउंटेन उसको स्क्वायरल की बड़ाई कर रहा था एक प्रकार से, और ना ही स्क्वायरल उसे कर रही थी। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सिमिलैरिटीज नहीं थी, ठीक है। तो इनडिफरेंस यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, हियर द वर्ड यू रेफर्स टू। तो यहाँ पे जो यू आर डाउटलेस वेरी बिग किसने कहा था, स्क्वायरल ने माउंटेन को कहा था। तो यहाँ पे यू का क्या मतलब है, तो यू किसके लिए यहाँ पे किया गया है, माउंटेन के लिए यहाँ पे यू किया गया है। माउंटेन को यहाँ पे बताया गया है यू से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट आता है राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज। अब आपको इस पोएम की क्या बतानी है, ये राइम स्कीम इसकी क्या होगी, तो फटाफट से देखते हैं क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायरल है तो हम इसको ए करेंगे पहले, उसके बाद क्वारल, तो स्क्वायरल क्वारल सेम आपका है तो ए हो जाएगा। उसके बाद लेटर लेटर, ठीक है, तो लेटर है तो बी कर देंगे। उसके बाद प्रिग प्रिग,
प्रिग है तो इसको डिफरेंट है तो इसको सी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बना, ए बी और सी। तो हमसे 4 लाइन की पूछी गई है, तो ए बी सी जो है वो राइट हमारा राइम स्कीम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। अब आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पे बोला गया कि इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मार्ट एज आई। तो यहाँ पे आपको पता चली गया होगा क्या है, यहाँ पे सिमिली है, ठीक है, जहाँ पे हम एक तरह से कंपैरिजन करते हैं लाइक एज का यूज करके, तो वहाँ पे सिमिली हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सम एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन आर आल्सो कॉल्ड डैश बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू से। अब आपको बताना है कि कुछ जो एलिट्रेशन के एग्जांपल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इडियम्स कहते हैं, टंग ट्विस्टर्स कहते हैं, पोएम कहते हैं या राइम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एलिट्रेशन को हम टंग ट्विस्टर्स में यूज करते हैं, ठीक है, जहां पर आपका रिपीटिशन होता है। जब हम एलिट्रेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, रिपीटिशन होता है, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल साउंड्स। और कौन से साउंड्स होते हैं इनिशियल, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन जब होती है तो वहां पे एलिट्रेशन होता है, और इसे हम इनिशियल राइम भी कहते हैं, ठीक है, इनिशियल राइम। या अगर आपसे पूछा जाए हेड राइम तो आंसर वही होगा आपका, एलिट्रेशन ही होगा, ठीक है। हेड राइम और इनिशियल राइम इसे कहा जाता है, टंग ट्विस्टर्स में, नॉनसेंस वर्ड्स में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 क्वेश्चन कहता है, नॉट ओनली द सोल्जर्स बट देयर कैप्टन डैश ऑल्सो अरेस्टेड, वॉज अरेस्टेड, वर, हैव या आर। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे यूज किया गया है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो जहां पे भी आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करें, या आइदर और, ठीक है, आइदर और या फिर नाइदर नॉर, इस प्रकार के जब शब्द हों और वहां पे आपके सब्जेक्ट्स हों, तो जो भी हमारा जो भी यहाँ पे वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो भी नियरेस्ट है, ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ, कैप्टन है, सिंगुलर है, तो हम वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा राइट आंसर। याद रखना, अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ ए हो जाएगा राइट। अगला देखते हैं, यू एज वेल एज आई डैश प्लेइंग। अब यहाँ क्या होना चाहिए, इज, एम, हैव या आर। यू एज वेल एज, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ यूज हुआ है एज वेल एज, ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 1 है यू, सब्जेक्ट नंबर 2 है आई, और बीच में आया एज वेल एज। अगर इसके साथ साथ अलोंग विद आ जाए, ठीक है, अलोंग विद हो, इस प्रकार के शब्द हों, जैसे कि बट हो, बिसाइड्स हो, या फिर और क्या हो सकता है, इन एडिशन टू हो, या अकम्पनीड बाय हो, कभी कभी अकम्पनीड भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर टुगेदर विद हो, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये वाले वर्ड्स हैं और इनके बीच अगर 2 सब्जेक्ट हैं तो आंसर जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यू एज वेल एज आई आर प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है, यू एज वेल एज आई आर प्लेइंग, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, यू मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक आंसर ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो कोई बात नहीं। ओके, तो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यू मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, प्रोहिबिशन है तो हमारा आंसर मस्ट नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बोनस मिलता है, इस क्वेश्चन को नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्रोहिबिशन है, ठीक है, आप बिल्कुल मना ही कर रहे हैं किसी चीज की,
तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है, मस्ट नॉट, जहाँ पे आप एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बेसिकली एक ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, ड्यूटी को दिखाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग आप डिटर्मिनेशन को दिखाना चाहते हो, तो वहाँ हम मस्ट नॉट का यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको नहीं करना है, ठीक है, प्रोहिबिशन है, मनाही है किसी चीज़ की। ओके, नीड नॉट का यूज़ हम तब करेंगे जब आवश्यकता ना हो किसी चीज़ की, तो वहाँ नीड नॉट हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग द राइट सीक्वेंस इज, अब आपको बताना है इसका राइट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है राइट सीक्वेंस क्या होगा। टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, उसके बाद सेकंड ऑप्शन में है इवैल्यूएशन, टेस्ट, मेजरमेंट एंड देन असेसमेंट, टेस्ट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, या फिर असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड टेस्ट। तो राइट आंसर जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट सीक्वेंस यही हमारा सही है। हम पहले टेस्ट करते हैं, टेस्ट के बाद आप मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट के बाद, मेजरमेंट आपने जो भी किया, जो भी आपने टेस्ट किया उसके बेसिस पे हम आकलन करते हैं, और आकलन के बाद हम एट द एंड मूल्यांकन करते हैं, जो कि हमारे किसी ना किसी किसको दिखाता है, प्रोडक्ट को दिखाता है। मूल्यांकन हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, अचीवमेंट को दिखाता है, ठीक है, कितना अचीवमेंट हुआ, या फिर वैल्यू को दिखाना, ठीक है, वैल्यू, जजमेंट, जजमेंट को दिखाता है इवैल्यूएशन, ठीक है, प्रोडक्ट को, अचीवमेंट को, वैल्यू, जजमेंट को, और बेसिकली आप एक प्रकार से प्रिडिक्शन को दिखा सकते हैं इवैल्यूएशन में। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन विल बी राइट आंसर। ओके, तो गाइज यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन सब कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताया करें कि आपको सेशंस कैसे लगते हैं, अपने मार्क्स बताया करें। पहली बार चैनल पर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी तरह की वीडियोस मैं आगे लाती रहूँगी एग्जाम तक, ठीक है। एंड कोई भी आपको फीडबैक देना हो तो फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन ज़रूर होना आप लोग, नोट्स एंड पीडीएफ्स वहाँ पे मैं शेयर करती हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू।